की धूर्तता और वहां के जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनके समर्पण में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका समर्पण जनता के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है या संसाधन से वो थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। और इस प्रकार के नेता आते हैं कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उनको वो ठगने का काम करते हैं। इलेक्शन में जाकर के बोल देते हैं, इलेक्टोरल बेनिफिट उनको मिल जाता है, इलेक्टोरल डिविडेंड लेने के बाद वो फिर इस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मेरा यही कहना है कि आपने अभी कहा कि क्या ये भी अंडर करंट है क्या, कि वहां के लोग ये सोचते हैं कि अगर विदर्भ सेपरेट स्टेट हो गया तो यहां किसी और का वर्चस्व हो जाएगा, और इसलिए इस अंडर करंट की वजह से इन बातों पर से उस पर पर्दा डल जाता है कि भैया रहने दो, आंदोलन कर लो, इससे कुछ अगर लाभ होना है तो हो जाए, नहीं तो फिर रहने दो। और यही बीजेपी के नेताओं ने किया। नहीं, ये एकमात्र मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेक सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये सब चीजें होती रहती है, और वो एकमात्र मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा है कि देखो, महाराष्ट्र में जो चुन के जो आते हैं ना, उसमें हिंदी साइडर लोग बहुत होते हैं, आप इस बात को ध्यान दिया। और ये मुंबई के और पर्टिकुलरली वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो लीडरशिप होती है ना, वो तो बोलते ही रहते हैं इन चीजों के लिए। जिनका नाम लिया आपने देशमुख साहब का, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस देश का सबसे पुराना सेपरेट स्टेट का डिमांड वाला मुद्दा है विदर्भ का। 118 साल पुराना डिमांड है, 118 साल। उस बीच में कई छोटे छोटे स्टेट बन गए जिनका उस तरह से आंदोलन नहीं था। इतना पुराना आंदोलन। अच्छा, नागपुर तो ज्वाइंट प्रोविंस का कैपिटल रहा है। आपके यहां तो मुख्यमंत्री का आवास है, कैबिनेट मिनिस्टर का बंगला है, सेक्रेटरी का आवास है, विधानसभा चल रहा है। सेशन एकमात्र कर देने से तो बात नहीं बन रही है। विदर्भ को अगर छोटे स्टेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर है उनका ग्रोथ बढ़ेगा। और एकदम से नेग्लेक्टेड जो इलाका है, प्रकाश पोरे अक्सर कहते रहते हैं कि ये सोने का जो एरिया है, ये सोने गोल्डन बॉर्डर है, रीजन विथ ए गोल्डन बॉर्डर, वो अक्सर वो बोलते रहते हैं। तो ये बात विदर्भ के लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? अभी भी विदर्भ के लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी को चुन करके भेज रहे हैं, बीजेपी को चुन के भेज रहे हैं। अरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पहले अपने स्टेट को तो आप संभालो। ये नहीं हो पा रहा है क्या? जिम्मेदारी वहां के लोगों की है ना। नहीं, लोगों की देखिए साहब, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है। लीडरशिप मैटर करती है, पब्लिक नहीं। लीडरशिप मैटर करती है, लीडरशिप मैटर करेगी तो ये आगे। देखो भाई, छोटी सी चीज आपको बताता हूं, जहां जहां भी खनिज संपत्ति ज्यादा होगी वहां लूट ज्यादा होगी। विदर्भ के लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारी किस तरह से अपने खनिजों से लूट करी जाए और हमारा पैसा बाहर लेके जा रहा है। अब देखो, ये लूट कौन रहा है? उसमें बिजनेसमैन है और पॉलिटिशियंस है, नेक्सस है उनका, अधिकारी है। ये तीन लोगों के नेक्सस करके जब आप पूरा माइंस का अगर देखो, विदर्भ में सबसे ज्यादा लूट है उस चीज के अंदर बैठी है। और इनका देखिए, ये जो लोग होते हैं, जो लूट करने वाले लोग होते हैं ना, ये पब्लिक में पता ही नहीं चलने देते कि अपनी इस तरह से लूट हो रही है। ये छोटे छोटे मुझे, मैं तो वही तो बोल रहा हूं कि जो विदर्भ का आंदोलन लोग जो करते हैं वो बताने में असफल रहे कि हमारी लूट हो रही है। वो किन मुद्दों के? भाई ये आप मुझे बताए नहीं कि 100 साल से और फिर 500 साल से हमारी पूरा डिमांड थी, हमको देना चाहिए। इस तरह से नहीं होता है। पब्लिक में आप जाएंगे, जैसा कोई आदिवासी, मुझे आप बताइए, सब जो आदिवासी तबका ले लिया विदर्भ का, वो आदिवासी तबकों में ये बताना चाहिए कि विदर्भ में रहने वाला आदिवासी और कल्याण और इस इलाके में, यानी पश्चिम महाराष्ट्र में आप बोलो, फिर कोकण के रहने वाला आदिवासी, इन आदिवासी में आदिवासी तो एक ही है। जो सबको जो रिजर्वेशन का जो भी वेलफेयर मिलता है वो सबको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कि विदर्भ के आदिवासी होने के कारण उनके ऊपर क्या अन्याय हो रहा है, ये दिखाने की जरूरत है। युवा तो सभी के लिए नियम सरीके है, लेकिन विदर्भ के युवा के ऊपर क्या अन्याय हो रहा है ये दिखाने, जब तक उनको हर तबके को अगर पता नहीं चलेगा, जैसे कोई SC ST है, कोई ब्राह्मण समाज का है, तो ब्राह्मण समाज, जो विदर्भ का ब्राह्मण समाज है और वेस्टर्न महाराष्ट्र का ब्राह्मण समाज है, ये दो ब्राह्मण समाज में अंतर है। विदर्भ के ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्यंत अन्याय होता है, ये दिखाने की जरूरत पड़ेगी। हर समाज को लेकर साथ में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंदोलन खड़ा होगा। धरातल के ऊपर आपका कोई काम नहीं है। आप नागपुर जाके आंदोलन करोगे, कुछ नहीं मिलेगा साहब। मेट्रो का आंदोलन थोड़ी नहीं विदर्भ का आपको धरातल के ऊपर, गांव के ऊपर जाना चाहिए। और मुझे इस बात का खेद है
कि जो आज इसकी लीडरशिप ले रहे हैं वही उसका फेल्योर का कारण है। आप नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसके लिए इधर पैसा लगेगा, कहां से आएंगे? वो पैसा उनके पास कुछ भी नहीं है। और पैसा, देखिए कोई भी आंदोलन आपको बड़ा करना पड़ेगा तो उसको आर्थिक स्रोत तो चाहिए। वो कहां से आएगा? इसके लिए क्या योजनाएं हैं? वो कोई योजनाएं उनके पास नहीं है। मुझे बताइए, महात्मा गांधी जी पंचा लेकर और दुपट्टा लेकर वो घूमते थे महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, लेकिन जब भी वहां रुकते थे, अगर वो वर्धा में आ गए तो जमनालाल बजाज जी के यहाँ रुकते। क्यों रुकते थे? वो आर्थिक स्रोत है उनका। है कि जो विदर्भ मूवमेंट के जो नेता हैं वो दिशाहीन हैं, वो अपनी साख भी जनता के बीच में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट है सूर्यकांत जी, अगर नेता की साख ठीक है, वो 24 कैरेट है, पारदर्शी उनका नेतृत्व है और नियत पारदर्शी है और चरित्रवान है, नियत में खोट नहीं है और विजन है, ये तीन चीजें अगर इंपॉर्टेंट है, पारदर्शी, नियत ठीक हो, चरित्रवान हो और विजनरी हो, अगर ये लीडरशिप विदर्भ को मिलता है तो निश्चित रूप से जनता का भी समर्थन मिलेगा। मोटे तौर पर यह बात हो रही है कि जनता को, अब जैसे देखिए नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं विदर्भ बनाऊंगा, उनको जनता ने समर्थन दिया, आज धोखा मिल गया। अब वो कहें कि भाई मैं तो बीजेपी में हूं, अब मेरी पार्टी नहीं सुन रही है, मैं क्या कर सकता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा तब तक जब तक कि विदर्भ नहीं बन जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी थे, अब डिप्टी सीएम भी हैं, फिर भी वो कह सकते हैं कि मेरी पार्टी नहीं सुन रही है, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, अमित शाह जी नहीं सुन रहे हैं। वो ये बहाना लगा करके निकल सकते हैं। लेकिन विदर्भ एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके अपने स्टेट का, उसमें सभी लोगों को, चाहे कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, सबको इन्वॉल्व करके वो खड़ा कर सकते हैं। तेलंगाना में किया ना, तेलंगाना में केसीआर ने किया। अब अभी वो केसीआर सत्ता से बाहर हो, लेकिन केसीआर ने स्टेट तो बना दिया ना, उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। मैं उस प्रकार से इसका मतलब है कि विदर्भ के पास कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा विदर्भ का आंदोलन या पॉलिटिकल आंदोलन है या सामाजिक आंदोलन है, क्या है? नेताओं में इस बात की चर्चा होती है। अगर ये पॉलिटिकल आंदोलन है तो उसी के नियम पॉलिटिक्स के लगने चाहिए। आप ये सोच के चल रहे हैं क्या कि नितिन जी ने बोला है तो आप तुम्हारी जिम्मेदारी बनने तुमने देना चाहिए? इस तरह से होता है? कोई नहीं करेगा साहब ऐसा। आपको ठहरा करेगा कि मैं विदर्भ का राज्य लेके लगूंगा और मैं चीफ मिनिस्टर हूं विदर्भ का, मैं नेता हूं विदर्भ का, मैं जाऊंगा आगे, मैं खड़ा करूंगा संगठन, लगे उसको 10 साल। वो तुम विदर्भ के नेता हो, तुमने कहा था इसलिए तुमने देना चाहिए, मैं उनके घरों के ऊपर जाके आंदोलन करूंगा। इस तरह से चलता नहीं है विदर्भ का आंदोलन। विदर्भ का आंदोलन व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। आप नितिन गडकरी के घर के बाहर जाके आंदोलन करते हो, व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन करते हैं आप पार्टी के खिलाफ आंदोलन कीजिए। भाजपा के कार्यालय पे आप जाके मोर्चा निकालिए और वहां आप उपोषण कर दिए। आप व्यक्ति के घर के पास जाकर आप आंदोलन करोगे? व्यक्ति का विषय नहीं है, ये विषय पॉलिसीज का है। पॉलिसीज कौन निर्माण करती है? वो पक्ष निर्माण करता है, सरकार निर्माण करती है, उनके पास जाइए आप। सूर्यकांत जी, पार्टी को तो रिप्रेजेंट व्यक्ति कर रहा है ना, तो जाहिर है व्यक्ति को भी आपको घेरे में लेना पड़ेगा। आपने उन्हें क्यों आश्वासन दिया था, क्यों कहा था कि हम विदर्भ बनाएंगे? क्यों देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे तब तक जब तक हम ये नहीं बनाएंगे? तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ये मानना तो पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना। देखिए, कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी राजनेता उस वक्त उस विषय को सीरियसली नहीं लेगा जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैं अगर ये विषय उठाऊंगा नहीं तो मैं चुन के नहीं आ रहा हूं। आज की स्थिति क्या है? जो विदर्भ के लोग हैं, आप विदर्भ में आंदोलन में जुड़े लोग, वो ठप्पे किसको मारेंगे आज? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।